Hello students. Today we study lesson number 7. The lesson name is Weaver, Iron Smelter and Factory Owners. This is your part second. Who were weavers? Weavers कौन से? Weavers were belong to those communities that specialized in weaving. तो वीवर क्या थे? एक स्पेशल कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे जो कि वीविंग में क्या होते थे? बुनने, कपड़ा बुनने में एक्सपर्ट होते थे. देयर स्किल्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. और जो उनका स्किल होता था वो जनरेशन टू जनरेशन होता था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता था. एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन क्या करती थी? वीविंग्स का काम करती थी. नेक्स्ट है टाइप ऑफ वीवर्स इन इंडिया. तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया. दैट इज द तांती वीवर्स इन बंगाल. जो तांती वीवर्स थे वह कहाँ से थे? बंगाल से थे. द जुलाहा और मोमेन वीवर्स इन नॉर्थ इंडिया. जो जुलाहा और मोमेन वीवर्स से उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया से थे. एंड नेक्स्ट है द कैकोलार और दिबांग वीवर्स इन साउथ इंडिया. जो कैकोलार और दिबांग वीवर्स थे वो कहाँ से थे? साउथ इंडिया के से थे. अब है नेक्स्ट है कि जो टेक्सटाइल थे यानी कि जो कपड़ा था वो कैसे तैयार होता था? सबसे पहले जो कॉटन होता था उसको स्पिन किया जाता था. चरखे किसके ऊपर स्पिन किया था? चरखा और तकली के ऊपर क्या कर किया जाता? काता जाता था. और जो स्पिन करने का काम, चरखे को काटना, सूत को काटने का काम मेनली वीमेंस करती थी, औरतें करती थी. और यानी कि जो घर के काम के साथ साथ वो ये काम करती थी. और जब धागा बन करके कॉटन का तैयार हो जाता था, स्पिनिंग थ्रेड वॉज वूवन बाय वीवर. तो किसके द्वारा बुना जाता था? वीवर के द्वारा बुना जाता था, बुनकर के द्वारा बुना जाता था. और ये काम स्पेशली मैन करते थे. ठीक है. नेक्स्ट है थ्रेड वाज डाइज बाय ड्रायर. अगर कपड़ा रंगदार बनाना होता था तो उसको डाई किया जाता था डायर द्वारा. और डायर को क्या कहा जाता था? दैट इज इम्पोर्टेंट, रंगरेज कहा जाता था. और उसके बाद क्या है? चिप्पीगर्स क्या थे? अगर कपड़े के ऊपर प्रिंट देना होता था तो स्पेशलाइज्ड ब्लॉक प्रिंटर्स यानी कि ब्लॉक की सहायता से वो क्या करते थे? कपड़े को प्रिंट करते थे. नेक्स्ट है द डिक्लाइंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. तो क्या कारण थे जिसके कारण जो मतलब वो टेक्सटाइल था, भारत का कपड़ा उद्योग था, उसको क्षति पहुंची. जब वो ख़त्म हो गया तो कॉम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल, यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट. तो जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ गई थी तो जैसे आपने पीछे पढ़ा तो वहाँ जो ब्रिटेन में तैयार होने वाले कपड़े से जो भारतीय कपड़ा था यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में मुकाबला नहीं कर पाया. सेकंड है हाई ड्यूटी ऑफ इंडियन क्लॉथ्स. तो हाई ड्यूटीज़ जैसे आपने पढ़ा कालिको एक्ट ब्रिटिशर लोग लेकर आए थे जिसके द्वारा जो भारत से जाने वाले कपड़े के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी. और इसके कारण भी जो भारतीय कपड़ा वहाँ पर टिक नहीं पाया जैसे अफ्रीका में, अमेरिका में और यूरोप में. नेक्स्ट है आपका ओरांग. व्हाट इज़ ओरांग? ये पर्शियन टर्म है, जो पर्शियन वर्ड है जिसे क्या कहा जाता है? बार हाउस और अ प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड. जहाँ वस्तुएं सामान क्या है लेकर के इकट्ठा करके रखा जाता है. यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर सेल करने से पहले सामान इकट्ठा करके लिया जाता है और इसको वर्कशॉप भी कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका तो वो था 1980. इस तरह क्या हो गया? जब कपड़े का डिक्लाइन हो गया, इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन हो गया, तो डिक्लाइन होने के बाद जो कारीगर और दस्तकार थे वो क्या हो गए? बेकार हो गए. इन 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इन इंडियन मार्केट. 1830 तक आते आते जो ब्रिटिश क्लॉथ था वो मतलब काफ़ी मात्रा में भारतीय मार्केट में आ चुका था. इसका एक यह भी रीज़न था कि उन्होंने बक्सर और प्लासी और बक्सर की लड़ाई के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जब अपने हाथ में ले लिया तो यहाँ पर उन्हें आने से कोई नहीं रोक पाया. वरना अगर ऐसा नहीं होता तो जो वहाँ का कपड़ा इंडियन मार्केट में ना आ पाता. और 1880 तक 2/3 क्लॉथ्स भारतीय लोग पहनते थे.
यानी कि 2/3 कपड़े जो भारतीय लोग पहनते थे वो कहाँ का बना हुआ होता था, ब्रिटेन का बना हुआ। यानी कि जो ब्रिटेन के कपड़े ने भारतीय कपड़े को बुरी तरह से प्रभावित किया। और इवन देन अपन यूरोपियन कंट्रीज के अलावा भारत में भी अपना बना हुआ माल नहीं बिक पाता था। अब जो एक चीज़ बची थी, मतलब एक जो कम्पीट में नहीं आई थी, तो वो थी कि साड़ीज़ विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स। जो बॉर्डर्स वाली साड़ी थी वो मशीनें नहीं बना पाती थी, इसे भारत के गरीब लोग पहनते थे और मिडल और रिच पीपल यूरोपियन मार्केट में पहनते थे, तो इसकी काफ़ी डिमांड थी। और वेस्ट इंडिया में, यानी कि इंडिया के वेस्ट साइड है, मथुरा नाम का एक शहर था, यहाँ पर क्या है, ये कपड़ा तैयार किया जाता था। बट होता क्या है, महात्मा गांधी जब आते हैं, नेशनल मूवमेंट चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, टू बाइकआउट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल एंड यूज हैंड वूवन क्लॉथ्स। तो वो क्या करते हैं, भारतीय कपड़े को प्रोत्साहन देते हैं और विदेशी कपड़े का बाइकआउट करते हैं। और जो भारत का हाथ का बना हुआ कपड़ा है वो उसको क्या करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, इनकरेजमेंट देते हैं। और फिर लोग क्या करते हैं, खादी ग्रेजुअली बिकम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। तो खादी के सहारे ही वो भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इन 1931 जो चरखा होता है वो क्या बन जाता है, जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है, ट्री कलर के बीच में अडोप्टेड किया जाता है, किसके द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और कब अडोप्टेड किया जाता है, 1931 में। अब जितने भी बुनकर और दस्तकार थे उनका क्या हुआ, उन्होंने या तो वो एग्रीकल्चर लेबरर्स बन गए, यानी कि जो खेतीहर मजदूर बन गए, या फिर वो वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, या तो वे प्लांटेशन करने लगे अफ्रीका और साउथ अमेरिका में, या फिर उन्होंने यो न्यू मिल्स खुली बॉम्बे, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर, वहाँ पर काम करने लगे, जिनकी उन्हें अपना पैटर्नल वर्क छोड़ करके इन कामों में हाथ अपनाना पड़ा। क्यों आगे है कॉटन मिल सेटअप्स। फर्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन बॉम्बे इन 1854। तो बॉम्बे वाज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट। बॉम्बे क्या थी, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह थी, और जहाँ से क्या है, रो कॉटन यानी कि कच्चा कॉटन ले जाया जाता था, कहाँ पर, इंडिया से ले जाया जाता था इंग्लैंड और चाइना के लिए। इस तरह 1900 तक आते आते 84 मिल्स इस्टेब्लिश की गई, किसके द्वारा, पारसी और गुजराती बिजनेसमैन जो कि चाइना के साथ व्यापार करते थे, उनके द्वारा स्थापित की गई, इस्टेब्लिश की गई। द फर्स्ट मिल स्टार्टेड इन अहमदाबाद इन 1861 में इस्टेब्लिश की गई, और उसके बाद कानपुर में इस्टेब्लिश की गई। अब फिर भी जो मिलें इस्टेब्लिश करने के बाद भी वह कम्पीट नहीं कर पा रहा था कपड़ा। बट होता क्या है, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, जो कि 1914 से 1918 तक चलता है, तो उस दौरान क्या होता है, जो इंग्लैंड होता है वो बिजी हो जाता है किसमें, वॉर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाने में, तो वेपन्स बनाने में। तो उस वक्त जो इंग्लैंड का कपड़ा है, वो इंग्लैंड कपड़े का उत्पादन इतना नहीं कर पाता है। तो इस दौरान जो भारतीय मिलें हैं उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है, और जो भारतीय कॉटन प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो इससे नेक्स्ट लेसन है वो थर्ड वीडियो में अपलोड करूँगी मैं।